नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। जयललिता फिर बन सकती हैं तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द किया निचली अदालत का आदेश। विरोध के बीच लोकसभा में भूमि बिल पेश, सरकार ने मांगा विपक्ष का सहयोग, विपक्ष ने बिल को बताया किसान विरोधी। सीएजी रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सफाई, कहा आरोप राजनीति से प्रेरित, इस्तीफे की मांग पर राज्यसभा की कार्रवाई में अवरोध। पाकिस्तान में ही है आतंकी दाऊद, गृहमंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा में बयान, वापस लाने का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद, सेना ने छेड़ा तलाशी अभियान। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही में आज कई बार अवरोध हुआ। विपक्ष पूर्ति ग्रुप पर सीएजी की रिपोर्ट के मामले में गडकरी के इस्तीफे की मांग पर कायम है। गडकरी ने अपनी सफाई में भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। विपक्ष के आरोपों से घेरे में आए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बयान दिया। शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठने के बाद उन्होंने बयान दिया। गडकरी ने कहा कि पूर्ति साखर कारखाने के बारे में सीएजी की रिपोर्ट में किसी अनियमितता या भ्रष्टाचार की बात नहीं कही गई है। पूर्ति साखर कारखाना ने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है, न कि रेड़ा के सामने गलत तथ्य रखे हैं। ऑडिट रिपोर्ट में भी इस तरह का कोई आरोप पूर्ति साखर कारखाने के खिलाफ नहीं है। लेकिन गडकरी की इस सफाई से कांग्रेस सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। कई सदस्य सभापति के आसन के नजदीक आ गए, जिससे कार्यवाही को बाधित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने ये मुद्दा उठाते हुए गडकरी के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के कई दलों ने उनकी इस मांग का समर्थन किया। 2007 में इस पूरे प्रोजेक्ट को एनपीए कर दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और जब एनपीए 2007 में किया, उसके बाद वो लोन कैसे ले सकते हैं बराबर? उसके बाद भी लोन लेते रहे। पार्टी बिल्कुल इस जवाब से संतुष्ट नहीं है और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। We have been asking whoever be the government that there should be a proper inquiry, the guilt should be established and action to be taken. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गडकरी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों का जवाब नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को देना चाहिए। पूर्ति कारखाने के अंदर जिस व्यक्ति का कोई 2001 को जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, कोई मतलब नहीं, जिसका जवाब इरेडा को देना है, गडकरी जी को देना नहीं है, और कोई आरोप भ्रष्टाचार का नहीं है। लेकिन विपक्षी दल गडकरी के इस्तीफे की मांग पर कायम रहे, जिससे प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल पाई और सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। भोजन अवकाश के बाद भी कमोवेश यही स्थिति रही और फिर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। Tomorrow Tuesday, 12th of May 2015। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके का अवरोध और ये दिख रहा है तस्वीर, ऐसा लगता है कि कुछ बरस पहले पूरा का पूरा सत्र जो सीएजी की रिपोर्ट पे ही मैं कहूँ कि उसके चलते अवरोध रहा था और कोई कामकाज नहीं हो सका था। कुछ कमोबेश वही स्थिति दिख रही है, राजनीति फिर वहीं पर खड़ी हो गई है। देखिए, राजनीति सीएजी मतलब आप यदि याद करें टीएन चतुर्वेदी साहब के जमाने से सीएजी जब से पॉपुलर हुआ, इसको कहना चाहिए, वरना मीडिया में हम लोग वर्षों से देखते थे, रिपोर्ट आती थी, बस्ते में हम लोग कुछ अखबारों में तो छप जाता था, चर्चा होकर रह जाती थी। लेकिन चूंकि भाजपा जब से थोड़ा सा एग्रेसिव हुई, 2G स्पेक्ट्रम का मामला आया, गोल का मामला आया, और जिस तरह की रिपोर्ट सामने सीएजी की आने लगी, उस पर जिस तरह बवाल होकर के पूरी सरकार कटघरे में रही और सत्र नहीं चलते रहे। मेरा ख्याल है यही है प्रतिपक्ष की भूमिका कांग्रेस के पास भी है। उसमें ठीक है, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कहाँ पहले भी सब मंत्रियों के इस्तीफे होते, ठीक है, उस मुद्दा बना करके और प्रमाण होने के बाद ही सारी चीज होती थी। लेकिन संसद को जैसे ठहराव जिसपे कहना चाहिए और जिस तरह का गतिरोध पैदा हुआ है, ये एक परंपरा जिसको वैसे देखा जाए तो हम लोग कहेंगे इतना अच्छी तो नहीं है, यदि आप लोगों की दृष्टि से जनता का पैसा खर्च होता है। लेकिन ये सही है कि कुछ न कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं जिस पर जवाब मांगे जाते हैं, और
यदि पहले का मामला, जबकि देखिए ताजा मामला नहीं है, और जहां तक मैं समझता हूँ जी, बेसिक बात तो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे गडकरी जी, तब भी जो हम लोग जो राजनीति कवर करते हैं उसमें एक मुद्दा पहले था, तब भी इस मुद्दे को लेकर के कहीं उन पर विवाद ना आए, कहीं कुछ उस तरह का ना आए, और अध्यक्ष पद से भी उसके बाद वो हटी गए थे। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी का आंतरिक एक समय में जब लड़ाई थी उसका भी ये हिस्सा रहा है। और अब जब संसद में सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के जब चर्चा होगी तो निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के हमले जरूर तेज हो जाएंगे। और कहीं कहा जाए आलोक जी कि वैसे भी बिल पास कराने को लेकर सरकार, मैं कहूँ उसकी राह दुरूदी मुश्किल दिख रही थी। राज्यसभा में खासतौर पर जिस तरीके की संख्या बल, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट नजर आ रहा था, और अब जब से ये सीएजी की रिपोर्ट आई है कामकाज नहीं हो सका है। सरकार के लिए जो अहम बिल थे, जिनको शायद एक टारगेट था, एक लक्ष्य था कि इस अगले 3 दिन के अंदर पास कराने का, वो भी लगता है सब कुछ अब व्यर्थ जाता दिखता है। देखिए, इसलिए चूंकि जगह जीएसटी का एक मुद्दा है जो राज्यसभा में जहां पर उस पर हो रहा है, तो उस पर तो सिलेक्ट कमेटी में भेजने का अभी भी अंदर जो बातचीत कोशिश हो रही है कि नहीं होगा तो सिलेक्ट कमेटी उसको भेज दिया जाए। ये भूमि अधिग्रहण वाला बिल भी जो वहां पर भी पेश कर दिया गया है फिर से लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में पास होना मुश्किल है। तो ये राज्यसभा में ये गतिरोध पैदा होना, या तो ये कहें कि सरकार की इज्जत भी बच रही है क्योंकि वो यहाँ पराजित होने से बेहतर ये है, या दूसरा ये कहें कि आरोप कहने को भाई हम तो चाहते हैं लेकिन प्रतिपक्ष नहीं आने दे रहा है, तो जहां भी जवाबदेही यदि सरकार ने कहीं वायदे कर रखे हो ये बिल पास होगा, कोई इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के लोग हैं, ये कुछ से कठिनाई तो पैदा होगी। इसलिए मुझे लगता है कि दुखद बात यही है कि कैसे सबके बीच तालमेल बना करके जो कहीं कमी, जो इसको मैनेजमेंट की कहना चाहिए, प्रबंधन, राजनीतिक प्रबंधन ही कहेंगे उसको संसदीय कार्य मंत्रालय नहीं, पूरा उसके जो प्रतिपक्ष दल के साथ तालमेल करने की जिम्मेदारी कई लोगों पर होती है, और उसमें कहीं शुरू से कोई ऐसी चूक है जिसकी वजह से टकराव ही टकराव हो रहा है। पिछले सत्र में भी आपने देखा था बराबर इस तरह की बात हुई, इस बार भी ऐसा हो रहा है। ये जो परिणाम जल्दी चाहती है सरकार, तो जल्दी हड़बड़ी में जैसे कहते हैं ना, फिर आप ठोकर खा लेते हैं। आप तेजी से दौड़े एक सीढ़ी पर, यदि कोई नुकसान हो रहा है तो अगली सीढ़ी पर भी गिरने का खतरा होता है। यही स्थिति इस समय सरकार की भी दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, और विपक्ष, मैं कहूं कि कांग्रेस एक बड़े मुद्दे की तलाश में थी, पहले भूमि अधिग्रहण का मामला उसने पकड़ा, उसके बाद अब ये सीजी की रिपोर्ट, क्या लगता है वाकई कोई सुलह का रास्ता कांग्रेस छोड़ रही है या फिर कहीं दिखता है, या फिर यूं कहूं कि जिस रास्ते पर चलकर बीजेपी ने सत्ता का सफर तय किया विरोधी दल से, अब शायद कांग्रेस को लगता है कि उन्हीं हथियारों के जरिए इस पार्टी को घेरा जा सकता है सरकार को। दूसरा बात यह है असल में कि ये जो कहा जाता था कि हमारे किसी मंत्री पर कोई दाग नहीं है, वो जो दावा था उसको भी इस तरह के आरोपों से, और सही माने में भी आरोप है, क्योंकि आप देखिए उसको कोई ऐसा नहीं हुआ है, कोई न्यायालय ने फैसला दे दिया होता या कुछ उसको पूरे सारे प्रमाणों के साथ होता। गडकरी जी ने आज भी कहा कि भाई, और मैं खुद उससे पहले इस्तीफा दे चुका था, तो कुछ तकनीकी ढंग से देखा जाए तो ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन ये सही है कि कांग्रेस को पूरा एक मुद्दा मिल गया है, वो एक के बाद एक हमला करने के उस तेवर में आ गई है, जो उन्हें लगा है कि, जो मैं शुरू में कह रहा था कि यदि उन्हें लगता कि पहले चूंकि सत्ता में आने के बाद भी भाजपा लगातार उन पर हमले कर रही थी, यदि वो थोड़ा स्पेस और दे देती तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो उनको लगा कि हमें अपनी आत्मरक्षा, वैसे ही जिसको कहते मरा क्या ना करता, हमारे बोलचाल में कहा जाता है, तो आदमी पहले ही बहुत अल्पमत में आ गई। कांग्रेस के पास बहुत कम सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा में उनका बहुमत है और अभी 2-3 साल तक वही रहने वाला है। ऐसी स्थिति में ये टकराव निश्चित रूप से सरकार के लिए एक चुनौती है कि कैसे उनमें ऐसे जो काम के बिल है जिससे जनता को भी फायदा हो रहा है, देश को फायदा होना है, उनको पारित कराने की तालमेल होगी। लेकिन आज की तारीख में ये टकराव बढ़ता हुआ दिख रहा है, कम होता नहीं दिखता। एक आखिरी सवाल से, कुछ सांसद ये कहते भी हैं और आप बेहतर समझा सकते हैं कि लंबे अरसे संसद आप देख रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट को लेकर या उस पर चर्चा को लेकर जो एक प्रावधान था, जो एक तकनीकी मैं कहूँ रास्ता हुआ करता था, अब वो रास्ता बहुत किनारे हो चुका है। क्या वाकई किस तरह की स्वस्थ परंपरा इसे कहा जाए, या फिर कहा जाए कि नियमों को अगर किनारे करके आगे बढ़ेंगे और राजनीति सड़क की बजाय संसद के अंदर होने लगेगी तो शायद इसका नुकसान भी होगा। ये बात सही है, आपने बिल्कुल बिठाई है, क्योंकि जिस तरह की जो रिपोर्ट्स है कमेटीज में डिस्कस होता है, बाद में भी होता है, तो उस पर विचार विमर्श, जैसे मैंने कहा ना, पहले तो ऐसी रिपोर्ट मैं 71 से पार्लियामेंट कवर करता था, तो कई बार जितनी सरकार की रिपोर्ट्स आती हैं, सीजी की रिपोर्ट्स आती थी, वो माना जाता था कि हिसाब किताब दिखा गया। जब आपकी से बैलेंस शीट बनती है उसमें कहा जाए कि साहब आप टूर पर आप आंध्रा गए थे कि आप अमेरिका गए थे और उसमें बिल आपका रसीद रह गई थी, कोई आपका एयर टिकट नहीं गया, उस तरह की तकनीकी चीजें निकाली जाती है। तो यही आर्गुमेंट पहले कांग्रेस की सरकारें देती थी, मतलब एक तरह से कहते कूड़े या कहीं किनारे वो रिपोर्ट्स पड़ी रहती थी। अब ये जो स्थिति बनी है, इसलिए मुझे लगता है
और मुझे तो लगता है कि अब तो ऐसी स्थिति क्यों नहीं आनी चाहिए कि उसको भी हम लोग पहले भी मांग करते रहे हैं और राज्यसभा में उनको मौका है जब कहना चाहिए कि जो कमेटी की बैठक है उनको भी पारदर्शी बना दे। दूसरे देशों में जब हम अमेरिका और यूरोप की बात करते हैं तो कई कंट्रीज में इस तरह के प्रावधान है कि जो कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक भी यदि कैमरे के सामने होगी तो ज्यादा पारदर्शी होगी और वही झगड़े निपट जाएंगे। फिर संसद में तो उस पर आगे कुछ दूसरी जो काम की बातें हैं वो जिन पर होना है उस पर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। रहिएगा हमारे साथ। जयललिता को बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी, सीएम बनने का रास्ता साफ। देखिए पहली खबर, जयललिता बरी, आज रात 8 बजे। आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उन्हें बरी कर दिया गया है। कल होने वाली एआईएडीएमके की महत्वपूर्ण बैठक के बाद मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जयललिता 17 मई को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। चेन्नई में ढोल नगाड़ों पर झूमते और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते इन लोगों के लिए ये दिन खास है। लोग एआईएडीएम के प्रमुख जे जयललिता के बरी होने की खुशी जाहिर कर रहे हैं। Yes, it's a great verdict for Amma. It's a great verdict. She's a brave lady. She's a brave lady. She's a brave lady. Amma will never be defeated hereafter. Even a common man is having the faith in judiciary. Now it is very clear that our Indian judiciary is functioning very well. We thank judiciary. तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम जल्द ही पद से इस्तीफा दे सकते हैं और जयललिता एक बार फिर से राज्य की मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में हैं। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए जयललिता ने कहा कि ये साबित हो गया कि वो गलत नहीं थी। As earlier announced, the learned judge sat in the court and pronounced a judgment that all the accused are acquitted and the appeals filed by them have been allowed and the prosecution case stand dismissed. राज्य में उनकी धुर विरोधी डीएमके ने कहा कि ये फैसला अंतिम नहीं है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मामले को आगे ले जाने की बात कही है। हाईकोर्ट का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि साल भर बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। A bit surprising this judgment, and we have to study it to find out where the judge has relied on, because he has to give an argument. But certainly in view of what the Supreme Court had said, I think an appeal is very desirable because we can't let this go at this stage. मैं उनको बधाई देती हूँ। अब कोर्ट ने तय किया है और कोर्ट ने कहा है कि और वो जो बहुत जल्द मुख्यमंत्री फिर से बनेगी। 19 साल पुराने इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने जयललिता को उनकी सहयोगी शशिकला समेत 4 लोगों के साथ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाने के साथ 100 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया था। 1996 में मुख्यमंत्री रहते हुए जयललिता पर आरोप था कि उन्होंने अपनी आय से 66 करोड़ रुपए ज्यादा संपत्ति अर्जित की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक विपक्ष के भारी विरोध के बीच ही आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने इस विधेयक के प्रावधानों को किसान विरोधी करार दिया है और सदन से वॉकआउट किया। संशोधनों के बाद लोकसभा में दोबारा पेश किए गए इस बिल को सरकार ने किसानों के हित में बताया। भूमि अधिग्रहण कानून से संबंधित विधेयक को सोमवार को सरकार ने एक बार फिर लोकसभा में पेश किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन विधेयक लोकसभा से पहले पारित हो चुके भूमि विधेयक से अलग है और किसानों के हित में है। The first thing which comes from Mehtab ji, that where is the bill? I am the in charge of this department, and the first bill is with me, and the second bill is with me. There is no in between. विधेयक को पेश करने से पहले इसे विपक्ष के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा।
कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इसे किसानों के हितों के खिलाफ और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला करार दिया। आरएसपी के सांसद प्रेमचंद्र ने कहा कि पहला विधेयक लोकसभा में ही लंबित है, तो ऐसे में पहले बिल को वापस लिए बगैर दूसरा बिल नहीं लाया जा सकता। हालांकि स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्पष्ट किया कि भूमि बिल से जुड़ा कोई विधेयक संसद में लंबित नहीं है। ये चाहते हैं कि ये बिल एक ऐसी बिल है जो किसानों के हित में नहीं है, और 2013 का जो बिल था वो सभी के सहमत से बना हुआ बिल था, और ये जो बिल है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, उनके हिफाजत के लिए। Rule 112(2). Suppose the House agrees to introduce the bill, what would be the consequences? According to clause 112(2), the bill has to be removed because an identical bill which has already been passed by this House and sent to the other House. I move to oppose the introduction of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement, Second Amendment Bill 2015. The bill takes away the chapter on social impact assessment, Chapter 2, chapter on food security in case of certain land acquisition. This bill is against the interest of the farmers. विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध करके सदन से वॉकआउट किया। दरअसल 2013 में यूपीए सरकार के दौर में पारित भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करके सरकार ने दिसंबर 2014 में अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश के बदले विधेयक इसी साल मार्च में लोकसभा से पारित हुआ। इस अध्यादेश की समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार ने राज्यसभा के 234वें सत्र का सत्रावसान करके अप्रैल में फिर नया अध्यादेश जारी किया था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा को बताया कि मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है और सरकार उसे भारत वापस लाकर रहेगी। सरकार पर विपक्ष की ओर से दाऊद के बारे में स्थिति साफ करने का भारी दबाव था। पिछले हफ्ते संसद में दिए जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा था कि सरकार को दाऊद इब्राहिम के बारे में जानकारी नहीं है। मुंबई में 1993 में हुए धमाकों का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को इस बात की जानकारी लोकसभा को दी। गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान पर दाऊद इब्राहिम के साथ कई अन्य आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें भारत को सौंपे जाने के बारे में सभी स्तरों पर दबाव बनाया गया है। उन्होंने दाऊद इब्राहिम को भारत लाने का भरोसा दिया। पाकिस्तान पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने, दाऊद इब्राहिम तथा अन्य आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें भारत को सौंपे जाने के बारे में सभी स्तरों पर लगातार दबाव बनाए रखे हुए हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा विनम्रता के साथ कि पाकिस्तान को चाहे हमें परसू करना हो, चाहे पाकिस्तान पर हमें प्रेशर बिल्डअप करना हो, हम दाऊद को लाकर ही रहेंगे। यह मैं बात विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। राजनाथ सिंह ने कहा कि दाऊद की मौजूदगी के सबूत और तमाम अन्य कागजात पाकिस्तान को वक्त वक्त पर सौंपे जाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तानी पासपोर्टों और पाकिस्तान में उसके कथित पतों सहित उससे संबंधित अन्य ब्यौरा समय समय पर पाकिस्तान को इस अनुरोध के साथ मुहैया कराया जाता रहा है कि वे उसका पता लगाएं और उसे भारत को सौंप दें। हालांकि पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने ही संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि सरकार को दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद विपक्ष ने सरकार की तीखी आलोचना की थी और सरकार से मामले में सफाई मांगी थी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस CS कर्णन की ओर से सिविल जजों की नियुक्ति के बारे में पारित अंतरिम आदेश पर आज रोक लगा दी। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कौल ने सिविल जजों की नियुक्ति के बारे में एक प्रशासनिक आदेश दिया था, लेकिन जस्टिस कर्णन ने खुद संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा जस्टिस कर्णन ने चीफ जस्टिस कौल पर काम में दखल और अदालत की अवमानना का आरोप लगाया था। जस्टिस कर्णन ने चीफ जस्टिस के खिलाफ SC/ST कानून के तहत कार्रवाई करने की धमकी भी दी थी। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार को हुए आतंकी हमले में CRPF के 2 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने संगम इलाके के हटमुल्ला चौकी को निशाना बनाया। शहीद हुए जवानों की पहचान SI ओमकार सिंह और कांस्टेबल तिलक राज के रूप में हुई। पुलिस ने आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज एक बस के गहरी खाई में गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हुए और घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। चश्मदीदों के मुताबिक बस के खाई में फिसलने से हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रदेश के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया और अधिकारियों को घायलों का बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए निर्देश भी जारी किए। दिल्ली सरकार का मीडिया पर नकेल कसने का फरमान अब खुद सरकार पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। विपक्षी दल मीडिया की आजादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पर केजरीवाल सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसा मीडिया तलाशने की जुगत में है जो आम आदमी पार्टी का गुणगान कर सके। दिल्ली सरकार के 3 महीने पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गूगल हैंगआउट पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल के निशाने पर इस बार भी मीडिया थी, जहां उन्होंने नया मीडिया हाउस खोलने का राग अलापा। अगर मीडिया के अंदर काम करने वाले कुछ बड़े लोग साथ मिलके अपना नया टीवी चैनल या अखबार शुरू करें, तो मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली सरकार उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। आनंद फानंद में केजरीवाल ने मीडिया पर अंकुश लगाने का सर्कुलर तो कर दिया, लेकिन यही फरमान विपक्षी पार्टियों के लिए सरकार पर निशाना साधने का मौका दे गया। आप कोई प्रशासन नहीं कर रहे, आप गुड गवर्नेंस नहीं कर रहे, आपके तमाम एमएलए और आपकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। आप तमाम तरह के प्राइवेट लोगों को मोटे पैकेजेस दे करके सरकार में घुसा रहे हैं। इन सब चीजों पर पर्दा डालने के लिए, क्योंकि मीडिया इन सब चीजों को उजागर करता है, पर्दा डालने के लिए आपने अघोषित इमरजेंसी जैसा काम इस देश में मीडिया को दबाने का और मीडिया को धमकाने का किया है। उनको माफी मांगना चाहिए, लोगों से, जनता से, मीडिया से उनको माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने क्यों एक इस तरह के सर्कुलर निकाले। एंड सेकेंडली, एक के बाद एक वो इस तरह की एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 6 मई को जारी सर्कुलर में अधिकारियों से कहा था कि सरकार या अधिकारियों के खिलाफ मीडिया की गलत खबरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में रोडरेज के एक मामले में के विरोध में दिल्ली परिवहन निगम यानी DTC के ड्राइवर आज हड़ताल पर रहे। रविवार को मुनका गांव में रोडरेज की घटना में एक बाइक सवार ने DTC बस चालक अशोक की पीट कर हत्या कर दी थी। DTC कर्मचारियों की मांग है कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली DTC बसें सोमवार को बंद रही। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर DTC बसों के ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर रहे। बस सेवा बंद होने की वजह से दिल्ली वासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो चालक यात्रियों से मनचाहा किराया वसूल रहे हैं। 1.5 घंटा में भजनपुरा स्टैंड पे खड़ी रही, कोई भी बस नहीं थी। पैदल चलते चलते रुकते रुकते मैं 9:30 पे करीब मोरी गेट पहुंची। पसीने से हालत बेकार। मैं खान मार्केट आया था अपने काम से, लेकिन यहाँ पर बड़ी दिक्कत हुई है और घर से करावल नगर से चला हूँ, तो 100-150 रुपए तो अब तक 3 व्हीलर में दे चुका हूँ। DTC के ड्राइवरों ने पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। हमारी मांग ये है कि उस परिवार को, आज के टाइम इतनी महंगाई है, कम से कम 1 करोड़ रुपए का हर्जाना देना चाहिए गवर्नमेंट को और एक गवर्नमेंट जॉब। स्ट्राइक नहीं की है, हम सिर्फ शोक सभा प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे, और क्योंकि हमारे परिवार का सदस्य ही है जो कल एक्सीडेंट में मारा गया। हालांकि दिल्ली सरकार ने ड्राइवर के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। सरकार ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को परिवहन विभाग में स्थायी नौकरी देने का भरोसा दिया है, लेकिन हड़ताल पर राजनीति तेज हो गई है। इन सारे चीजों को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है और हद यहाँ तक हुई है कि आज कल जाकर के सारे मसले पर फैसले होने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए पहले DTC के अंदर हड़ताल कराने की तरफ बढ़ी है। ये लगातार इस तरह की चीजें बढ़ती जा रही हैं और जिस प्रकार का काम आप कर रहे हैं, इसका जवाब आपको दिल्ली की जनता को देने की आवश्यकता है। DTC बसों के नहीं चलने से लोगों के ऑफिस पहुंचने में भी देरी हो रही है। दिल्ली में हर दिन हजारों लोग बस की यात्रा कर गुड़गांव, दिल्ली व नोएडा में अपने ऑफिस तक पहुंचते हैं। ये सभी लोग आज घंटों की देरी से ऑफिस पहुंचे।
साथ ही डीटीसी कर्मियों की हड़ताल की वजह से परिवहन विभाग को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।